Welcome everyone, I am Anisha. So today we are going to discuss the summary of your chapter, the beginnings of Indian civilization, because a lot of students requested me to make a question and answer summary for this chapter, so that is why I'm uploading for this one. Okay, and thereafter if you want any other chapter you can comment down. All right, सो आज हम इस वीडियो में द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की समरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी रिवीजन क्लास हो जाएगी. ठीक है, पूरी चैप्टर की अच्छे से रिवीजन हो जाएगी. इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे. ठीक है, जैसे ये वीडियो इस चैप्टर में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये चैप्टर का बना दो. ठीक है, अगर आपको कोई और चैप्टर का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट उसी चैप्टर का बनाऊंगी. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6. और आप भी अपनी बुक्स भी खोल लीजिएगा. ठीक है, ताकि आपको जैसे अगर कोई पिक्चर्स वगैरह देखना हो जो मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो ईजिली आप वहाँ पर देख सकते हो. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन में पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन. देखो, इस चैप्टर में हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, जैसे स्पेशली अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर दूसरे इसके नाम है, और वो कौन कौन से नाम हैं, जैसे सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. तो ये सारे सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. ये इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हुआ है. ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हुआ है. तो सबसे पहले हम समझेंगे सिविलाइजेशन की मीनिंग. ऑलराइट, तो ए सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. तो जनरली सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो कि ह्यूमन सोसाइटी में एक, जब वो थोड़े से एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब वो डेवलपमेंट हो जाता है उस सोसाइटी की, तो उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं ना. तो फॉर ए सोसाइटी टू बी कंसिडर्ड अ सिविलाइजेशन इट शुड हैव की कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज. एक सोसाइटी को सिविलाइजेशन हमें जैसे बताने के लिए, या फिर किसी भी सोसाइटी को हम तब सिविलाइजेशन है बोल सकते हैं, फिर तब डेवलप्ड सिटी है बोल सकते हैं, तो जब उसके पास ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो. ऑलराइट, सो सिविलाइजेशन इन जनरल टर्म इट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर दैट मीन्स देयर इज अ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सोसाइटी. ओके, एंड फॉर a society has been considered to be developed or civilized if it have certain characteristics, okay, which are been given here. So let us discuss one by one. So first is government and administration to manage societal complexity. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन टू, जैसे ये मैनेज कम्प्लेक्स सोसाइटी के या फिर कोई एक्टिविटीज़ है सोसाइटी के बारे में. ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए अगर सोसाइटी में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का. ठीक है, नेक्स्ट अर्बनिज्म. देखो, अर्बनिज्म क्या है? अर्बनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ विद सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम. जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वेल डेवलप हो, जैसे कि टाउन प्लानिंग हम बोल सकते हैं, जैसे सिटीज़ की ग्रोथ वगैरह कराने के लिए. ठीक है, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ और उनके मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए जैसे आपने एक सिटी बना लिया तो उसके बाद फिर उसकी मरम्म पट्टी वगैरह भी तो करनी होगी ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना होगा. जैसे कि वाटर मैनेजमेंट अच्छे से वहाँ पे, वाटर का सिस्टम अच्छे से वहाँ पे फिट करा के, फिर ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से फिट करा के, फिर उसके टाइम टू टाइम उनकी मतलब देख के, फिर कहाँ पे क्या ज़रूरत है उस चीज़ को जब पूरा हम करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरा करते हैं, उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्बनिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी एक डेवलप्ड सोसाइटी या फिर सिविलाइजेशन या फिर डेवलप्ड सोसाइटी हम बोल सकते हैं, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ अर्बनिज्म. ओके, सो अर्बनिज्म बेसिकली और द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी is it is deal with the infrastructure, okay, especially the sophisticated infrastructure like the water management and the drainage system, for example the town planning, the growth of cities, okay, and their management. So next, specialized craft using raw materials to produce good. See here I am writing in the short because we are discussing the summary. Okay, we are just revising the chapter. If you want the proper like long explanation for this, you can refer your book. Alright, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में किया है क्योंकि ये हम रिवीजन डिस्कस करें ना, आपके समरी पॉइंट्स हैं. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा लंबा, मतलब थोड़ा और लंबा लिखना है तो आप अपने बुक में देख सकते हो. ठीक है, आपके बुक में जैसे क्राफ्ट के बारे में दिया हुआ है, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट के नाम से वहाँ पे दिया है, तो मैंने उसको क्या कर दिया है? स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट कर दिया है. ठीक है, और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस के नाम पे. ठीक है, वहाँ पे चैप्टर 6 का जैसे यहाँ इस पर मैंने शायद 3 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं इस वीडियो के. ठीक है, तो आप वहाँ पे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. ऑलराइट,
So if you want a detailed explanation, you can refer to the playlist. Okay, there you will find new NCERT for class 6, okay, social science. There you will find this chapter where I have discussed in 3 parts. Okay, I'll give the link in the description as well. No, don't worry. So if you want the detailed explanation, you can refer there. For here we are going to do in short. We are going to revise only the main points because this is a revision class. All right. So next, it is specialized craft. Okay, you means in a city, okay, in the society, in a developed society, there should be some type of developed craft also. That may be in the case of stone or metal. Okay, so management of raw materials and the production of finished goods such as ornaments and tool. Okay, so these all crafting should be there in a developed society. So यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी भी सोसाइटी को डेवलप्ड अगर हम बोल रहे हैं तो उस यहाँ पे क्राफ्टिंग भी होना चाहिए, वैरायटी ऑफ क्राफ्टिंग वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि स्टोन्स और मेटल्स की, या फिर इनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह, रॉ मटेरियल को यूज़ करके जब वहाँ के कारीगरी अच्छे से करते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलप्ड सोसाइटी बोलते हैं। तो ये सिविलाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, राइटिंग सिस्टम। देखो सोसाइटी में राइटिंग रिकॉर्ड्स तो होनी ही चाहिए ना, रिकॉर्ड्स वगैरह, तो तब भी जैसे सम फॉर्म ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड्स होना ही चाहिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉर्ड है ही नहीं तो हम उस सोसाइटी के बारे में कैसे जानेंगे बाद में। जैसे कि हमने हिस्ट्री में हमने पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, अगर आपको याद हो, तो अगर वो सोर्स नहीं होता, लिटरेरी सोर्स नहीं होता, जैसे कि हमने वहाँ पे किसके बारे में था ज़्यादा लिटरेरी सोर्स, वेदास के बारे में था ना, वेदास या फिर रिलीजन्स, आपके रिलीजियस बुक या फिर पोम, ये सब के बारे में था, इन सब फॉर्म में लिखा हुआ था। तो अगर वो पढ़ के ही हमें तब के सोसाइटी के बारे में ज़्यादा और भी ज़्यादा डिटेल में हमें पता लगा ना, तो राइटिंग रिकॉर्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी को अगर आप डेवलप्ड सोसाइटी बोलते हैं, फिर सिविलाइज सोसाइटी बोलते हैं, तो वहाँ पे ये राइटिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। राइट, सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द राइटिंग सिस्टम, ओके, और द रिकॉर्ड कीपिंग। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, दिस राइटिंग part is very necessary because it helps us to understand a society in detail more. Okay, like for example, when we were studying about the sources of history, if you remember, we have studied the literary sources, isn't it? In that literary sources there were writings, isn't it? There were various writings of the ancient time, from the Vedas, from the religious book, from the different types of poems, isn't it, from all over the world. So after reading that, we came to understand more about that society, isn't it? So that is why this writing system is very much important, and this is also a part of a civilized society. All right, our characteristics of a civilization. All right, so writing system for record keeping and communication. Next, cultural expressions. So what is this cultural expression? It is basically the cultural ideas like about life, the world, expressed through art, architecture, literature and oral tradition और social customs. all right, तो नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एक्सप्रेशन। कल्चरल एक्सप्रेशन मतलब जो कल्चरल आइडिया हमारे होते हैं ना, किसके थ्रू आते हैं, ये आर्ट के थ्रू आते हैं, या फिर आर्किटेक्चर में के थ्रू हमें समझ आता है, या फिर लिटरेचर के थ्रू हमें समझ आता है वहाँ की कल्चर क्या थी, कैसे थी, ट्रेडिशंस के बारे में, या तो ओरल ट्रेडिशंस है या फिर सोशल कस्टम्स है। ठीक है, तो ऐसे हमें कल्चरल एक्सप्रेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है सिविलाइजेशन का। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर देखो, किसी भी सोसाइटी, जैसे हम जो इंडिया की, आप अगर इंडिया की बात कर लो, ठीक है, तो मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही है। तो एग्रीकल्चर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज पॉपुलेशन बियॉन्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। So this is the another example, or another characteristics for a civilized society, or for a developed society, or for a civilization. All right, that means a productive agriculture should be there, and there should be enough, okay, there should be enough food to feed not just a village but also the cities. मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती बाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर निकल रहे, ठीक है, जो भी आप खेती बाड़ी करके जो भी वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, फार्मिंग वगैरह से जो भी वहाँ के प्रोडक्ट है, वो सिर्फ विलेज को फीड करने के लिए नहीं हो, ताकि वो सारे सिटीज़ को भी फीड कर पाए। क्योंकि जो सिटीज़ के पीपल होते हैं वो तो एग्रीकल्चर नहीं करते ना, जो टाउन्स वगैरह में रहते, सिटीज़ में रहते हैं, तो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, वो इतने कैपेबल हो, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो कि वो लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, बियॉन्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ उनके विलेज में ही या फिर अपने लिए खुद के खाने के लिए ना उगाए, बाकी सिटीज़ वगैरह में सप्लाई करने के लिए भी वो उगा सके। ठीक है, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। एक
डेवलप्ड सोसाइटी में या फिर एक डेवलप्ड जगह में, ठीक है। तो ये है आपकी सिविलाइजेशन की डेफिनेशन। अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो सिंपली आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो एज इट इज, ऑलराइट। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द एग्जाम इन लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, देन सिंपली you can write all these points. If you are asked in short question, then you can just mention about like cultural expression, agriculture, urbanism, isn't it, trade, craft, so all these things you can explain. So that was about the civilization. तो हमने civilization वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वो क्या थी और कहाँ पे थी, हम देखते हैं उसको, ठीक है। The earliest known civilization in the Indian subcontinent is the Indus-Saraswati civilization, also known as Harappa or Indus Valley civilization. देखो एक ही civilization का यहाँ पे तीन नाम है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इंडस सरस्वती है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सिविलाइजेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। सिंधु क्यों, क्योंकि इंडस को हम सिंधु बोलते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में इंडस को क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं, इसलिए सिंधु रिवर, इंडस मतलब यहाँ पे रिवर है, ठीक है। सो विच फ्लरिश्ड फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BC। देखो बिफोर कॉमन एरा है ये, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये सब कुछ जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ही ये सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हो चुका था, ऑलराइट। सो दिस इज द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, स्पेशली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द country of the subcontinent, because before Pakistan and all, it was all included under the India, isn't it? So, and these Harappan civilization, these all are a part of now this presently, okay, presently these are all in the Pakistan, okay, Pakistan region. So the first and known civilization of Indian subcontinent, the oldest civilization, you can also say it is the Saraswati civilization, or also known as the Harappan or Indus Valley civilization, which flourished from 2600 BCE to 1900 BC, that is before the birth of the Jesus Christ. How we came to know BCE? BC लिखा हुआ है ना यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा, अगर CE लिखा होता तो हमें समझ आ जाता, अच्छा ठीक है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, लेकिन ये सब कुछ कब हुआ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले ही हुआ है, ठीक है। Next, it developed along the fertile plains of the Indus and Saraswati river, where agriculture helped village grow into well-planned towns and cities. तो इसकी डेवलप जैसे फर्टाइल प्लेन्स, रिवर के आसपास तो फर्टाइल प्लेन्स ही होता है ना, फर्टाइल होता है वहाँ की जो जगह है। तो ये इंडस के आसपास, सरस्वती रिवर के आसपास बहुत सारे ऐसे टाउन्स, छोटे टाउन से लेके बड़े टाउन्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड हुए। और धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर ये जब सेटल होने लगे, लोग वहाँ के जैसे अर्ली ह्यूमन्स हम बोल सकते हैं, फिर एंशिएंट ह्यूमन्स हम बोल सकते हैं, धीरे धीरे जब वो एग्रीकल्चर में सेटल होने लगे, एक जगह वो सेटल्ड हो गए, जो हमने किया था ना अपने टाइमलाइन एंड सोर्सेज वाले चैप्टर पे। तो धीरे धीरे विलेज से वो सिटीज़ वगैरह हो गई, फिर सिटीज़ टाउन्स वगैरह हो गई, फिर टाउन से वो सिटीज़ में डेवलप्ड हो गई। तो ऐसे करके सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से क्या हुआ, विलेज में ग्रो कर लिया, फिर उसके बाद वेल प्लान टाउन्स में ग्रो कर लिया, और इनमें वेल प्लान टाउन्स में इनमें जैसे नाम आ जाता है मोहनजोदारो और हड़प्पन सिटी, ठीक है, ये दो नाम आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ऑलराइट। और हाँ, वर्ल्ड का अगर आपसे पूछा जाए ना वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है, तो मेसोपोटामिया है। तो मॉडर्न इराक, जो इराक और सीरिया में हुआ था, ठीक है, मॉडर्न मेसोपोटामिया, तो ये हुआ था अराउंड 6000 ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। आपके बुक में है ये, बस मैंने आपको एक मेंशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंडस रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरी है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस्ड भी कर लिया है। जैसे आप इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से। तो उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ऐसे बहुत सारे शहर डेवलप्ड होने लग गए, ठीक है, सरस्वती में भी, ठीक है, सरस्वती के रिवर के आसपास भी, जैसे हरियाणा, पंजाब है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, तो इन सब रीजन में, ठीक है, विलेज वगैरह स्टार्ट ग्रीव करने लग गए। और उसके बाद ये विलेज धीरे धीरे क्या होने लगे, सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगी। और ट्रांजिशन ये कब आया, 2600 BCE में, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बहुत सारे ऐसे नाम दिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना, इंडस, हड़प्पन, इंडो सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये सारा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो दिस डेवलपमेंट, ओके, दिस बिकॉज अर्ली ह्यूमन्स आफ्टर दे स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर्स, इजंट इट, एंड फर्स्ट दे स्टार्टेड सेटलिंग नियर द इंडस रिवर, and that is why there it is fertile, isn't it? And we have already discussed like why these early humans started settling down the rivers, because the soil
soil is very fertile and it is very good for the agriculture, isn't it, for farming, as well as there will be availability of water, isn't it. So they started they started settling over there and started developing the fertile plains of the Indus as well as the Saraswati river, okay, and where this agriculture helped village to grow into well planned towns, and after that cities, and slowly what happened, these began the oldest civilization, and it was very much developed. And we have also seen that in the Harappan, and one of the most developed cities we can say of this Harappan civilization or Indus Valley civilization was the Mohenjo-daro and the Harappa city, okay. And along with that, okay, there were several other cities also, okay, like in your book you can see it in your map, okay, which is given in your page number 89, okay. There were several other cities like Kalibangan, Karanpura, ठीक है, Virana, Farmana, Rakhigiri, Manda, Muzakhel, okay, Mohenjo-daro is the important one, okay, Dholavira, the Lothal, okay, these were all important cities, okay, which developed around the Indus plains and the Saraswati river plains. All right, so I hope this was clear. तो I hope आपको ये clear हो गया. तो next हम करेंगे from आपका विलेज टू सिटी वाला, इसी यही वाला पार्ट है. द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इनटू दिस रीजन ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. तो प्रेजेंटली ये मॉडर्न डे में कहाँ पे है, पाकिस्तान में, क्योंकि पहले क्या था, इंडियन सब कंटिनेंट में अगर हम बात किया जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ एक ही, मतलब एक ही रीजन था ना, सब सारा कुछ एक ही रीजन था. तो मॉडर्न डे में ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है, और थोड़ा पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये वाले पार्ट में है, ठीक है. By around 3500 BCE, small villages began growing into larger towns, which then developed into major cities, major cities by 2600 BC. तो ये वही है जो मैंने आपको explain किया. I've already explained you. So by around these time period, you can remember here, okay, 3500 BCE, small villages they started growing and they developed into larger towns, and then that larger towns again they developed into major cities by 2600 BCE. See, almost how many years here? Almost 900 years, isn't it? So not 900 years, it's 1100 years, sorry. आर्कियोलॉजिस्ट रिफर्स दीज टू एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रिफ़र किया, ये जो सिविलाइजेशन आई है हड़प्पन वाली साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साइड में, ठीक है, सब कंटिनेंट के साइड में, तो इसको क्या रिफ़र किया है, क्या नाम दिया है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. और ये एक्सकेवेट कब हुआ, एग्जैक्टली 100 साल पहले, ठीक है, 1924 में. सो दिस साइट वर एक्सकेवेटेड एग्जैक्टली 100 years ago, मीन्स अ सेंचुरी years ago, दैट इज इन द ईयर 1924, ओके. So that was about that village, okay, from like the topic that is village to cities. So now let us see the town planning, okay. हड़प्पन सिटीज़ वर नोटेड फॉर देयर मेटिकुलस अर्बन प्लानिंग. तो हड़प्पन सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी उनके अगर ड्रेनेज सिस्टम आप देखोगे, उनके स्ट्रीट्स वगैरह उनके देखोगे, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया अपने चैप्टर में, ठीक है. तो वहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी. जैसे आज के मॉडर्न डे में भी अगर हम कंपेयर करें तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम कई ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है. तो और यहाँ पे जैसे सिटीज़ वगैरह मेजर सिटीज़ थे, धोलावीरा, राखीगिरी, गनवीरवाला, ठीक है, ये सारे इनके मेजर सिटीज़ थे. Cities such as Harappa, Mohenjo-daro were the first major sites to be excavated, revealing wide street oriented to cardinal direction. तो जो cities है हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो बड़े cities थे, यही जो मेजर साइट्स थे जो कि एक्सकवेटेड, जिनके खुदाई हुई और हमें इनके बारे में पता चला, ठीक है. और हमें क्या पता चला, वहाँ पे बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें वगैरह थी, ठीक है, और कार्डिनल डायरेक्शन, जो मतलब अच्छे से वो डायरेक्शन की ओर जाती थी. कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, है कि नहीं. तो ऐसे डायरेक्शन की ओर अच्छे से, मतलब उन्होंने अच्छे से उनकी जो रोड्स वगैरह है, उनके जो रास्ते वगैरह है, बहुत ही अच्छे से उनके बनाई हुई थी, ठीक है. और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख जाएगा, आपको पेज नंबर 92 में आप देख सकते हो. Alright, so the sites, okay, these two sites, that is Harappa and Mohenjo-daro, okay, these were the first major sites, okay, which were been excavated, that is around 100 years ago, that is exactly a century ago, okay. And there we came to know, okay, that their streets were very wide and they were oriented towards the cardinal direction, that is your north, south, east and west. Alright,
नेक्स्ट द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो ये जो सिटी है इनके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो मैंने आपको एक मूवी बोली थी ना मोहनजोदारो, अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखोगे ना ऋतिक रोशन वाली, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, जो मार्केट वगैरह वो लगाते हैं निचले हिस्से में लगाते हैं, ऊपर वाले हिस्से में जो सिर्फ जो थोड़े अमीर वाले होते हैं, जो इलाइट होते हैं, ठीक है, जो इलाइट जैसे कि ब्राह्मण हो गया, जो किंग्स हो गए, तब के जो मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, वो वहाँ पे रहते थे। और निचले वाले हिस्से में कौन रहते थे? कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। तो द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अपर टाउन लाइकली फॉर द इलाइट, जो कि जो अमीर घराने के थे या फिर जो मिनिस्टर्स, पंडित्स, ठीक है, वो सब थे, वहाँ पे रहते थे। और द लोअर टाउन वेयर द कॉमन पीपल लिव्ड। सो दिस सिटीज़ वर बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज द अपर टाउन, दिस where the rich society, the rich people, for example the ministers, the brahmins of that time, the kings, okay, of that time, of that region, prestigious people of that time, they used to stay in this upper town, okay. Their house were made in the upper town, and in the lower town the common people were living. If you watch the movie Mohenjo-daro, you will understand this concept very properly, okay. If you have time, you do watch. So buildings including individuals' homes, public bath and warehouse were constructed using baked brick. तो यहाँ की जो buildings वगैरह थी, जो individual के लिए थी, या फिर homes थी, या फिर public bath वगैरह था, या फिर जो warehouse जहाँ पे हम store करते हैं ना, वो industry में जैसे उनके product वगैरह काफ़ी कुछ बना के यहाँ पे store करते थे, तो यहाँ पे भी ये इनकी factories वगैरह भी थी, ठीक है। उनकी भी हमें क्या मिली है, हमें जैसे proof मिली है कि वहाँ पे beads वगैरह, ornaments वगैरह काफ़ी ऐसे बनाया जाता था, और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हमें मिले, कुछ ऐसे जो बन रहा था ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स भी हमें मिले, ठीक है। तो ये सारे कैसे कंस्ट्रक्ट किया था? बैक्ड ब्रिक्स को यूज़ करके, ठीक है, बैक्ड ब्रिक्स को, क्योंकि जो ईंटें थे, ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंटें है ना, तो उसको बैक्ड करके उसको अच्छे से मतलब वो बैक्ड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बैक्ड को, आप कमेंट कीजिएगा, मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको जैसे उसको ये यूज़ करते थे, जो बहुत ही पक्का होता था, ठीक है। आज के टाइम में भी इतने अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स हमें नहीं मिलते, क्योंकि जब ये एक्सकवेट हुआ था, जो रेलवे लाइन बन रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो उधर पंजाब वाली साइड में, तब वो पंजाब वाला रीजन ही था ना, जो पाकिस्तान वाला रीजन भी जो पहले था, तो क्या था, तब रेलवे लाइन वगैरह बन रही थी। तो जब रेलवे लाइंस बन रही थी, तो इनको ये मतलब एक्सीडेंटली ये जो सारे पुराने बिल्डिंग्स थे तब के रिमेन्स इनको ही मिले, और वहाँ पे सारे ईंटें वगैरह सब कुछ मिले। तो उन्होंने तब रेलवे लाइंस जब बना रहे थे, तब ये सारी ईंटें तब उनके यूज़ कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आर्कियोलॉजिस्ट आए, फिर उसको एक्सकवेट वगैरह किया। तो जब वो एक्सकवेट वगैरह करने लगे, तो आधे से ज़्यादा तो क्या हो गया था, उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर लिया था जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब उनकी ईंटें इतनी मजबूत थी, इतने सालों साल बाद भी ऐसी की ऐसी थी, और फिर वो यूज़ हुआ फिर से, ठीक है। अ डिस्टिंक्टिव फीचर वॉज द ग्रेट बाथ। तो ये ग्रेट बाथ का, ठीक है, वहाँ पे उनको एक एरिया मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप में, जहाँ पे कोने में घर भी बने हुए थे, ऐसे सीढ़ियों से नीचे आप जाके आपको पानी का आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे टब टाइप, बहुत ही बड़ा जैसे टब हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे उनको मिला, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से बना हुआ था। और इसका मतलब रीज़न मतलब अच्छे से हमें पता ही नहीं ना किस चीज़ के लिए ये लोग यूज़ करते थे। तो आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हो पेज नंबर 97 में। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे पॉसिबल रीजंस भी बोले, या फिर पब्लिक बात के लिए हो सकता है, लेकिन पब्लिक बात के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनके घर पाए गए उसमें ऑलरेडी बाथरूम वगैरह थे। तो फिर या फिर उन्होंने बोला या फिर बात फॉर रॉयल फैमिली हो सकता है, या फिर कोई कुछ रिलीजियस बिलीफ वगैरह, रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए ये टैंक बनाया गया हो, या फिर ऐसे मतलब बस अनुभव लगा सकते थे, ठीक है, बस ये सोच ही सकते थे, अच्छा ठीक है इस चीज़ के लिए यूज़ किया होगा, उस चीज़ के लिए यूज़ किया होगा। तो एक्चुअल रीज़न हमें पता नहीं है कि ग्रेट बाथ क्यों बना गया था, ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा। तो इन मोहनजोदारो अ लार्ज वाटरप्रूफ टैंक पॉसिबली यूज्ड फॉर रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पस। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड इन्होंने लास्ट में किया, जैसे कि ये शायद रिलीजियस पर्पस या फिर कोई सेरेमनी वगैरह होती है रॉयल फैमिली की, तब शायद यहाँ पे आके ये लोग कंडक्ट करते होंगे। जैसे कि आप वो मूवी है मोहनजोदारो में, तो वहाँ पे भी वो एक फुल मून वाला रिचुअल वहीं पे जाके अच्छे से डेकोरेट करके वो करते हैं ना, तो वही वो जो सारा हिस्सा है वही इसको ग्रेट बाथ है, ठीक है। So a distinctive feature that is the great bath was found in the Mohenjo-daro. Okay, it was a large waterproof tank, okay, and this was like archaeologists, as they directly do not know, they cannot interpret that for what reason this might have used, so they came to the conclusion that this might be possibly they might have used these great bath for religious or ceremonial purpose, right? So that was about the
टाउन प्लानिंग. सो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट दी वाटर मैनेजमेंट. तो वाटर मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं छोटे से करके छोटे पॉइंट्स. ठीक है. सो हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट इन वाटर मैनेजमेंट. तो ये वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से ये करते थे. ठीक है, बहुत एक्सपर्ट थे. तो मोस्ट होम हैड प्राइवेट बाथिंग एरियाज कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. देखो तब के टाइम में जो बिल्डिंग्स ये बनाते थे, घर बनाते थे, वहाँ पे बाथिंग एरियाज थी जो कि कनेक्टेड थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से. नाले, वो इनकी जो नाली वाली सिस्टम थी, ड्रेनेज सिस्टम थी, ये भी काफ़ी एडवांस थी. ठीक है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम सी देयर होम्स दे हैव प्राइवेट बाथिंग एरियाज एंड दैट वाज अगेन connected to underground drainage system, and their drainage system, it was very much advanced, okay, if we compare with the modern day also. So the cities were equipped with wells, and Dholavira even had large reservoirs, all right, for storing water. So they had managed water very properly. Like reservoir means it is a large natural or artificial place, isn't it, where water is being stored. तो यहाँ पे क्या थी, जो सिटीज़ थे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुआं, बहुत सारे कुआं पाए गए. ठीक है. और धोलावीरा में तो लार्ज रिजर्वियर्स पाए गए, वो जहाँ की वो लोग, जहाँ पे वो क्या करते थे, पानी को स्टोर करते थे. रिजर्वियर मतलब ऐसी जगह जैसे कि ये नेचुरल, जैसे रॉक वगैरह कट करके भी ये बना होता था, या फिर आर्टिफिशियली भी ये लोग बनाते थे स्टोन वगैरह के, स्टोन्स वगैरह से. ठीक है. तो बहुत ही बड़ा बड़ा रिजर्वियर्स इनको वहाँ पे मिला. वाटर वगैरह मतलब एक बहुत अच्छे से, कितने अच्छे से इनका मैनेजमेंट सिस्टम था ना. और at least 6 large reservoirs were cut from stones in Dholavira, showcasing the Harappan's advanced engineering skill. तो हमें 6 ऐसे बड़े बड़े रिजर्वियर्स मिले. कहाँ पे, ढोलावीरा में. ठीक है. रॉक को कट करके इन्होंने बनाया था, स्टोन्स वगैरह को कट करके. तो इससे क्या दर्शाता है, इनकी इंजीनियरिंग स्किल कितनी एडवांस थी तब के टाइम में भी. देखो हम कब के टाइम के पढ़ रहे, 2600 BC के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना. तो तब के टाइम में भी कितने एडवांस थे ये लोग. ठीक है. तो ये दर्शाता है. ऑलराइट. सो सी एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वियर वेर बीन फाउंड इन ढोलावीरा विच वेर मेड आउट ऑफ कटिंग दी स्टोन्स. ओके. सो इट शोज दैट हाउ एडवांस दीज इंजीनियरिंग स्किल ऑफ हड़प्पन्स वेर. सी वी आर स्टडिंग अबाउट ऑलमोस्ट 2600 BCE, isn't it? So during that time also those humans which were there, they were very much advanced. All right. So now let us see what did the Harappans eat. तो हड़प्पन लोग क्या खाते थे उसके बारे में देख लेते. तो हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ग्रोइंग सीरियल्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड मिलेट्स अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन द यूरेशिया टू ग्रो कॉटन. यूरेशिया मतलब तो यूरोप और एशिया को जब हम मिलाते हैं तब हम उसको यूरेशिया बोलते हैं. ठीक है. तो हड़प्पन क्या, देखो फार्मिंग करते थे ये. तो अनाज उगाते थे जैसे बार्ली, व्हीट, राइस, जैसे बार्ली मतलब जौ है ना, मिलेट मतलब बाजरा, व्हीट मतलब गेहूँ, चावल, राइस, ये सब ये उगाते थे. ठीक है. मतलब तो उगाते थे मतलब ये सब ये खाते थे. ठीक है. तो ऐसे हमें ट्रेसेस मिली है इन सब चीज़ों की. और वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब दाल वगैरह. ठीक है. तो और ये यूरेशिया में मतलब यूरोप और एशिया में अगर आप कंबाइन करते हो यूरोप और एशिया को, ये पहले सिविलाइजेशन थी, पहले मानव थे जिसने कॉटन को ग्रो किया फर्स्ट टाइम. ऑलराइट. So the Harappan practice, okay, the agriculture practice, and they used to grow cereals like barley, wheat, rice and millet. So we came to know that they used to eat all those things, okay, all these things along with vegetables and pulses. And they were also the first in the Eurasia to grow cotton. And Eurasia means when you are combining Europe and Asia, it becomes Eurasia. All right. So they used farming tools also, farming tools such as plow, and evidence shows that they also domesticated animals like cattle and goats for meat. So यहाँ पे ये लोग फार्मिंग टूल्स वगैरह की यूज़ करते थे. हमें एविडेंस मिली है प्लाव की. ठीक है. और हमें और एक एविडेंस क्या मिला है, ये लोग एनिमल भी डोमेस्टिकेट करते थे जैसे कि गाय, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह. ठीक है. मीट के लिए, क्योंकि इनके बोन्स वगैरह पाए गए हैं. सो they have used tools like plow, okay, and there were evidence which shows that they were domesticating animals, cattle and goats also. Why? Because we have found the bones of these animals. Okay. Next is excavation of cooking pots reveals a diverse diet which included dairy products, turmeric, ginger and banana. जो इनकी कुकिंग पोट है जो हमें मिली है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, वहाँ से और क्या रिवील होता है जब उन्होंने उसकी अच्छे से स्टडी की, तो जो इनके डाइवर्स डाइट है, जो बहुत सारे डाइट्स लेते थे तब के टाइम में, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते थे, हल्दी भी तब ये लेते थे, जिंजर भी लेते थे और बनाना वगैरह भी लेते थे. तो ये सब चीज़ का हमें पता चला. जैसे बार्ली, व्हीट, राइस तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया ना. तो इंक्लूडिंग ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेते थे, हल्दी वगैरह भी तब हल्दी की खेती भी करते थे. ठीक है. जिंजर वगैरह भी ये तब भी था और बनाना वगैरह भी ये खाते थे. सो when the archaeologists were excavating the cooking pots and all, okay, they also came to know that the diets of the Harappans, okay, it was very diverse diet. They used to eat a diverse diet like which includes like dairy product, turmeric, ginger and banana.
All right, so that was about the what Harappan used to eat. So next let us see about the bricks trade. तो ट्रेड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग सिस्टम कैसी थी. ठीक है, the Harappans were part of an extensive trade network. They exported goods like beads, cotton, textile, timber and ornaments. तो ये एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तब के टाइम में भी. और बीड्स वगैरह बना के स्टोन्स वगैरह के या फिर किसी भी स्टोन्स के, ठीक है, कॉटन वगैरह, कॉटन टेक्सटाइल, टिम्बर, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह काट के जो टिम्बर हमें मिलती है ना वुड बनाने के लिए, फिर ऑर्नामेंट्स ये एक्सपोर्ट करते थे. और द कार्नेलियल बीड्स, ये बहुत ही महंगा एक स्टोन पाया जाता था कहाँ पे, गुजरात में. ठीक है, वेर हाईली प्राइस्ड एंड इसको भी ये लोग ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, और द इम्पोर्ट मटेरियल सच एस कॉपर विच वाजन वाइडली अवेलेबल लोकली. तो ये और एक क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे. कॉपर को ये क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे, लेके आते थे बाहर से. ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब भेजते थे, इम्पोर्ट मतलब लेके आते थे. ऑलराइट, सो हियर when we are talking about their trade, okay, they exported goods like beads, cotton, textile, timber and ornaments, okay, to various other regions from outside India, you can say outside the Indian subcontinent, and also within the Indian subcontinent also. And there was a bead known as the cardinal beads which was very highly priced, and this was found only in found in Gujarat. Okay, so this was in color of reddish, this was a semi-precious stone, okay, which was mostly in like Gujarat, and they used to export this also. Okay, and in exchange also they used to like imported various product in exchange, because they don't have currency that time. Okay, so what did they import? They import copper. Okay, and again seals were also used. Okay, seals found in many settlements suggest that they were used to identify goods and trader. तो इनके पास क्या था, जो सील्स हमें लगी होती ना, जैसे हम स्टाम्प भी हम बोलते, तो ऐसे टाइप के हमें बहुत सारे ऐसे सील्स पाए गए. ठीक है, सील्स हमें मिली जहाँ पे एनिमल्स वगैरह प्रिंट होते थे. ठीक है, तो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह प्रिंट होते थे, जैसे कि यूनिकॉर्न या फिर बुल या फिर हॉर्न टाइगर, ऐसे टाइप के आपको वहाँ पे सिल्स भी मिले हैं. ठीक है, आपको वहाँ पे बुक के पेज नंबर 99 में ये पिक्चर शो किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो ये क्यों था, क्योंकि आइडेंटिफाई गुड्स एंड ट्रेडर्स. तो ये जो सामान भेजते थे, जहाँ पे यहाँ के सिल लगा के भेजेंगे, तो वहाँ पे क्या पता चलता था, अच्छा ठीक है, या हरप्पन सिटी से आया है, या फिर मोहनजोदारो सिटी से आया है, फिर लोथल से आया है, या फिर धोलावीरा से आया है, ऐसे करके सिल्स वगैरह ये लोग यूज़ करते थे. ठीक है, तो वो था ट्रेडिंग के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स. तो कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स में क्या है, जो वहाँ पे बहुत सारे हमें ऑब्जेक्ट्स डेली यूज़ के हमें मिले हैं. ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे जैसे आपकी बुक में पूरी पिक्चर्स में इसको दी हुई है. ठीक है, तो दिस कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दिस आर गिवन इन योर बुक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. ओके, दैट यू कैन फाइंड इन योर पेज नंबर 100. ओके, so which were objects of daily use and all, so artifacts and all these were been found. Okay, so many artifacts unearthed means found, okay, unearthed by the archaeologists such as terracotta figures, bronze mirrors, shell bangles reflect the advanced craftsmanship of the Harappan. तो ये सब चीज़ें जो पाई गई है, ये क्या दर्शाती है, ये लोग क्राफ्ट में भी कितने एडवांस थे, ये चीज़ दिखाती है. ठीक है, द डांसिंग गर्ल, जो आपके वहाँ पे एक फिगर है, देख सकते हो पेज नंबर 101 में एक डांसिंग गर्ल है ना, तो वो डांसिंग गर्ल काफ़ी पॉपुलर भी है. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जब कहाँ से, मोहनजोदारो से पाया हुआ है. ठीक है, द डांसिंग गर्ल फिगर फ्रॉम मोहनजोदारो इज़ एन आइकॉनिक एग्जांपल ऑफ देयर आर्टिस्टिक टैलेंट. मतलब वो लोग कितने टैलेंटेड थे, ये ऑब्जेक्ट्स को देख के हमें पता लग जाता है. ठीक है, हाउ टैलेंटेड वेयर द हरप्पन पीपल्स. ओके, द पीपल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वेयर वी केम टू नो बाय व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स वर बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, so Harappan also created games and toys such as terracotta whistles and game boards. तो वो गेम्स बोर्ड वगैरह भी उन्होंने बनाई थी. ठीक है, टेराकोटा मतलब जो मिट्टी की बनी होती है ना, टॉयज़ वगैरह, वो तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स था. तो इनके एंड और इनकी जैसे एंडिंग कैसे हुई, इसके रीज़न के बारे में भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे दिए हुए हैं, तो उस रीज़न को हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, see, we don't know the exact reason why there was an end of this such a very vast civilization, such a very developed civilization, isn't it? So various reasons are been given, where two reasons are been opted as like, okay, or been considered, okay, this might be the reason. Okay, so now let us see. Around 1900 BCE, देखो around 1900 BCE में the Harappan civilization began to decline.
एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट, 2 मेजर फैक्टर्स लाइकली कंट्रीब्यूट टू दिस। तो यहाँ पे 2 मेजर फैक्टर है जो इनकी डिक्लाइन की रीज़न इन्होंने दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले क्या किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या ऐसा सजेस्ट किया था कि अच्छा ठीक है वार वगैरह के कारण भी शायद डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन ऐसे उनको कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो कि वारफेयर वगैरह में यूज़ करती है। देखिए कोई वेपन्स वगैरह या फिर कोई आर्मी के बारे में या फिर वेपन्स के बारे में जो कि इन्होंने वॉर में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ एविडेंस मिला ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी काफ़ी पीसफुल सिविलाइजेशन थी। तो इसलिए यहाँ पे 2 रीजंस क्या दिया गया है उसके अलावा, क्लाइमेटिक चेंज, सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेटिक चेंज में इन्होंने क्या दिया हुआ है, विच कॉस्ट रिड्यूस्ड रेनफॉल मेकिंग एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट। देखो एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे बारिश वगैरह काफ़ी कम होने लगी, तो एग्रीकल्चर मतलब प्लेसेस वगैरह वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ के जो रीजन है काफ़ी ड्राई होने लगे, सूखा पड़ गया वहाँ पे, ठीक है, रेनफॉल ना होने के कारण। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर वगैरह के जो डेवलपमेंट ये लेके आए थे एग्रीकल्चर के थ्रू, वो पॉसिबल नहीं रहा। और जो विलेज के लोग थे, जो सिटीज़ के लोगों को जो फूड्स वगैरह सप्लाई करते थे, क्रॉप्स वगैरह सप्लाई करते थे, वो क्योंकि सिटीज़ के लोग के पास, क्योंकि वो लोग तो एग्रीकल्चर करते नहीं थे, बाकी चीज़ में वो जुड़े हुए थे, तो ये जब सब चीज़ जब बारिश वगैरह मतलब ड्राइट हो आना बंद हो गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट करते हैं। ये एक बस एक क्या हम बोल सकते हैं, बस एक कंक्लूज़न में आए हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट की, अच्छा ठीक है ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो एग्रीकल्चर जब ड्राई हो गया तो डिफ़िकल्टी आ गई फूड वगैरह सप्लाई करने में सिटीज़ वगैरह में, ठीक है। तो ये पहला रीज़न है, ठीक है। सो द 2 रीजन्स दैट वर बीन कंक्लूडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज दैट देयर माइट बी दिस this climatic change, okay, which has affected much of the world, all right, and this caused reduced rainfall and dried phase, all right, and this would again have made agriculture more difficult and could have reduced the supply for the food to the cities people, because the cities people were not engaged in the farming, isn't it, only the village people were engaged in farming and they were the one who were supplying food to the cities people. But what happened with the reduced rainfall, as the places were dried, it makes difficult for to do the farming, isn't it. So slowly what happened, decline start. So next reason is the Saraswati river drying up. तो नेक्स्ट रीज़न उन्होंने क्या दिया है, जो सरस्वती रिवर है हमारी ये ड्राई होने लग गई, ठीक है। तो सडनली क्या हो गया, सिटीज़ जैसे कालीबंगन, बनवाली, ये सब कुछ क्या हो गए, ख़त्म होने लगे। जो लोग हैं वहाँ के छोड़ के वहाँ पे मतलब जाने लगे, वो लोग एक रूरल सेटलमेंट में आ गए। सिटी सेटलमेंट से क्या हो गया, एक अचानक से रूरल सेटलमेंट में फिर से वो वापस आ गए, और ऐसे बहुत ही सारे हज़ारों रूरल सेटलमेंट में ये क्या हो गया, ये लोग आने लग गए जो पहले हुआ करता था। क्यों, क्योंकि ये लोग जब रिवर्स वगैरह ड्राइड होने लगी तो क्या हो गया, तो सिटीज़ वगैरह में ये लोग खाना वगैरह सप्लाई कर नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे जो डेवलप सिटीज़ है वो ख़त्म होती गई, ठीक है, वो मतलब सारा कुछ बिखरता गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, फिर ये लोग वापस से रूरल सेटलमेंट में आ गए, ठीक है, सिर्फ विलेज लाइफ में आ गए। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द सरस्वती रिवर ड्राइंग अप विच लीड्स टू द abundance of cities like Kalibangan and Banwali, isn't it, and all the people, it was believed that they came back to the rural settlement, okay, before there were very developed cities and all, isn't it. So what happened now, the cities no longer existed, the government no longer existed, everything was scattering, isn't it, and thousands of rural settlements where again there was evidence of rural settlements, all right. So now people were only like working for their own. So as a result, the urban population moved back to the rural lifestyle, but much of the Harappan culture and technology continued to influence later civilization. तो ऐसा क्या हुआ, जब ये 2 रीज़न के कारण जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फिर से रूरल लाइफस्टाइल में वापस आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ये डेवलपमेंट वगैरह है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इसने काफ़ी बाकी उसके बाद में जो जितने भी सिविलाइजेशंस आए, जितने भी डेवलपमेंट आए, उसको काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है, इनके टेक्नोलॉजी से। तो ये रीज़न था इनके एंड के, ऑल राइट। सो वी हैव डिस्कस द समरी, ओके। सो नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन। तो हमने एक समरी तो डिस्कस कर लिया है, तो एक कंक्लूजन हम देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सो द इंडस रिवर सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड अर्ली सिविलाइजेशन नोटेड फॉर इट्स अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड क्राफ्टमैनशिप। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। सो वी आर जस्ट डूइंग द कंक्लूजन पार्ट हियर, ओके। एंड डिस्पाइट इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन, isn't it, despite its eventual decline, it laid the foundation of later Indian civilization, and its contribution to urban life, trade and culture continue to be studied today. तो इसके डिक्लाइन के बाद भी जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो डिक्लाइंड हुआ, लेकिन फिर भी जो बाद में जो इंडियन सिविलाइजेशन में जो हमें
एविडेंसेस मिली है, फिर जो बाद में बहुत सारे सिविलाइजेशंस आई है, फिर कंट्रीब्यूट इन्होंने क्या किया अर्बन लाइफ, ट्रेड, कल्चर में अभी भी ग्रो कर रहा है ना। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर ये चीज़ पहले, अगर ये जो सूखा पड़ गया था वैसे सूखा पड़ा रहता, फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज के टाइम में भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती नहीं ना। लेकिन फिर भी इतना बड़े सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने के बाद भी ये कि इसने क्या किया, एक फाउंडेशन लेट किया लेटेस्ट सिविलाइजेशन और ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे, ठीक है, उनके टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमने ये आज की रिवीजन क्लास कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके बिग क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सिविलाइजेशन तो हमने ऑलरेडी आज भी डिस्कस कर लिया, फिर से हम डिस्कस करेंगे उसको, आप क्वेश्चन आंसर के तौर में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, एक बार मैं फिर पूछूँगी आपसे, अगर आपको कोई चैप्टर की चाहिए इसके अलावा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।